सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। उसके पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बातें जो आपसे बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैं ये कभी नहीं कहती कि सिर्फ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना है, ना ही मैं ये पहली बार में मैंने कभी किया था। सबसे पहले तो आपको ये कोशिश ही करनी है कि एटलीस्ट जो सिलेबस में पॉइंट्स लिखे हैं उनको आप बेसिक पढ़ लो। फिर आपको लास्ट में 10 दिन में 15 दिन में इन टॉपिक्स को जो मैंने बताया है, या फिर आप एक एक टॉपिक्स को अभी एकदम डीपली निपटाते चलो जो मैं अभी बताने वाली हूँ। चाहे वो विविध के टॉपिक हो, चाहे वो एमपी की यूनिट 1 की टॉपिक हो, इतिहास की, चाहे वो मतलब हिस्ट्री का, मतलब कोई भी टॉपिक हो, उसको ऐसा करना है कि आप एकदम निचोड़ लो। उससे कोई क्वेश्चन आए तो आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और एक बात और कि जो ल्यूसेंट के पिंक बॉक्सेज होते हैं, ल्यूसेंट की बुक सबके पास होगी, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उनके पास ल्यूसेंट की बुक मतलब परम सत्य होगा कि उनके पास ल्यूसेंट की बुक होगी। उनमें ल्यूसेंट की हर एक पेज में एक पिंक बॉक्स होता है, आप लोग देखे होंगे। उन जो पिंक बॉक्स में जो भी डिटेल दी हुई है उनको आपको रट्टा मारना है। उनको जैसे कि मैंने पहले भी जब टारगेट दिया था तो मैंने बोला था 10-10 पिंक बॉक्सेज, या फिर नहीं हो पा रहा है 10 तो 5-6 आपका डेली का 10-15 मिनट का ये टारगेट होना चाहिए सुबह शाम उठते ही, कि भैया ल्यूसेंट की पिंक बॉक्स मेरे को कंप्लीट करना है। उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्वतंत्रता संग्राम पूरे पिंक बॉक्स में दिए हुए हैं, कौन कहाँ से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट नदियाँ पिंक बॉक्स की, नदियों के किनारे बसे शहर, है ना, चाहे वो ज्योग्राफी हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, हर एक सब्जेक्ट में पिंक बॉक्सेस दिए हुए, तो उनको अच्छे से रटना है। तीसरी बात और दूसरी बात कि आपको हमेशा जब कोई भी किसी को भी आप फॉलो करते हो, वो कुछ बताता है तो सिर्फ यहाँ पे मत लिखा करो कि नहीं माइंड में लिख लिया, वो ठीक है, अच्छी जगह, अब अच्छी बात है अपनी जगह पे, लेकिन आपको पेन कॉपी हमेशा लेके रखना चाहिए। अब मैंने बता दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपने ऐसे याद कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट लिया, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको बाकायदे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती हैं, एक एक चीज़ लिखना चाहिए। उनके सामने बॉक्सेस बनाओ कि ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ सिंगल टिक, ये वाला टॉपिक रिवीजन हुआ डबल टिक, ये वाला टॉपिक 3 बार पढ़ लिया ट्रिपल टिक। इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक निपटाते जाओगे और उस पर राइट टिक करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग तरीके से बढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा मेहनत करो, लिखो उस टॉपिक को, ठीक है। तो जब मैं बताती जाऊँगी उसको आपको एक एक साथ में लिखते जाना है, कहीं पे अच्छे पे सुंदर राइटिंग। मैंने सुंदर राइटिंग नहीं लिखा है क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना था और मकसद ये था कि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँच जाए, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से लिखना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने पेन कॉपी लेके, मतलब आप लोग पेन कॉपी लेके बैठोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनगणना 2020 का, 21 का, 22 का। जहाँ से मैं दे रही हूँ वहाँ से मुझे पता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो जनगणना से क्वेश्चन मतलब ब्रह्मा भी आ जाए और ऐसा नहीं हो सकता कि जनगणना बोले कि जनगणना के क्वेश्चन नहीं आने हैं, नहीं, आएंगे ही आएंगे। और लगभग 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एमपी और इंडिया का मिला के। तो आपको जनगणना देखो, मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, मैंने ल्यूसेंट से पढ़ा था और ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव से जनगणना पढ़ा था और वो सही थे, मतलब आराम से हो गया। सर एमपी के लिए अलग से एमपी जीके की बुक, तो आप आराम से जनगणना बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ना, या फिर कुछ अगर मेरे पास पीडीएफ होंगी मैं देखूंगी, वो मैंने यूपीपीएससी के लिए पढ़ने के लिए वहाँ से रेडी किया था, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जनगणना बहुत डिटेल में पढ़ना, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से 4-5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद, आपने लास्ट ईयर का ही पेपर देखो, जो मैं बता रही हूँ उसको आप चेक करना किससे, लास्ट ईयर के पेपर से। आराम से आपको वो, उससे मतलब आपको क्या होगा कि हाँ संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मैम ने, दीदी ने जो भी बताया वो सही बताया। अनुच्छेद 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, अच्छे से रट्टा मारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो अनुच्छेद होंगे उनको रट्टा मारो, 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। और प्लस संविधान संशोधन, अगर संविधान संशोधन और अनुच्छेद दोनों बहुत अच्छे से कर लिए इंपॉर्टेंट वाले, तो आपके 2 से 3-4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हो गया जनगणना, दूसरा टॉपिक हो गया अनुच्छेद, तीसरा टॉपिक हो गया संविधान संशोधन। अब एक चीज़ और कि देखो, जनगणना तो आप एक दिन में निपटा लोगे या फिर उनकी नोट्स भी बना लोगे, नहीं भी बनाओगे तो रिवीजन करोगे चल जाएगा। लेकिन जो अनुच्छेद और संविधान संशोधन है, इनको आप एक दिन में नहीं निपटा सकते। आप इनको 2-3 डेली करो, या फिर 4-4, 5-5 ऐसा शेड्यूल बना लो कि 5 अनुच्छेद डेली करने हैं, 5 संविधान संशोधन डेली करने हैं और फिर रिवीजन करना है। तो डेली भी करोगे ना 10-10, 15-15 मिनट करके, तो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा स्मार्टली खेलो, एक ही दिन में करने बैठोगे तो आप भी बोर हो जाओगे और याद भी नहीं होंगी चीज़ें, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, उत्पादन मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, खनिज का उत्पादन हो रहा है, मतलब कोई भी स्लेट का उत्पादन, मतलब जो भी चीज़ें उत्पादन करने वाली चीज़ें, चाहे वो कृषि में हो चाहे उद्योग में हो, वो इंडिया लेवल पे भी और एमपी लेवल पे भी पूछा जाता है कि फलाना उत्पादन में, जैसे कि मक्का के उत्पादन में कौन सा देश सर्वप्रथम है, इंडिया पे भी, वर्ल्ड पे भी और एमपी में भी, या फिर एमपी में मक्का उत्पादन का केंद्र कहाँ है, जैसे छिंदवाड़ा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी गेहूँ उत्पादन का केंद्र कहाँ है, या फिर गेहूँ उत्पादन में एमपी में सर्वप्रथम कौन सा है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से होशंगाबाद था, मुझे नहीं पता, भी मैंने अपडेट भी नहीं किया है, जब तक मैंने पढ़ा तो होशंगाबाद था, ठीक है। गेहूं उत्पादन में, वैसे तो मालवा वगैरह में भी बहुत गेहूं होता है ना। और इसी तरीके से पूरे इंडिया में गेहूं उत्पादन प्रथम कौन है। इस तरीके से आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे को किस तरीके के क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो उत्पादन आपसे 2 या 3 या फिर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद 1 मिनट,
जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनमें से आराम से 20 से 25 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अब 1919 1935 सीधे सीधे भैया सिलेबस में दिया हुआ है, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने में भी 4 क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपको ये चीज़ डिटेल में पढ़नी है। कौन सा टॉपिक? 1919 और 1935, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 साल में कि अब ऊपर ऊपर के तो बचे नहीं, वो भी जितने अभी आए हैं, जैसे कि 2020 में भी आया था, 21 में भी, 22 में भी, तो इन टॉपिक से डिटेल में मतलब कि थोड़ा सा डीपली पूछा गया है। तो आप एक काम करना कि जो मैं हालांकि मेरे पास जो भी कंटेंट है वो अभी मैं मेंस के हिसाब से है, फैक्ट के हिसाब से इतना नहीं है क्योंकि मैं अभी मेंस पे ही फोकस कर रही हूँ। लेकिन आप लोग ऐसा करना कि निर्माण आईएएस मेरे पास है, निर्माण आईएएस की 1919 1935 की, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का नाम है स्टडी विद प्राची परिहार, ज्वाइन हो जाना, वहाँ से पढ़ लेना। साथ में आप क्या करना, इनके ऑब्जेक्टिव लगाना, कहीं से भी मिले 1919 1935, आपका काम है गूगल करो, जो भी करो, जितना ज़्यादा फैक्ट इनसे इकट्ठा कर पाओ, जीएस पॉइंटर या फिर घटना चक्र से उठा के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। कौन सा? 1919 और 1935, ठीक है। फिर उसके बाद जनजातियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनजातियाँ में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले एमपी की जनजातियाँ, उनका कल्चर क्या है, वो कौन सी भाषाएं बोलती हैं, उनकी उपजातियाँ कौन सी, उपजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी की जातियों में उपजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ना। कौन से नृत्य करते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं एमपी के, है ना, ये सारी एमपी की जनजातियाँ पढ़ना है। और 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ में आपको क्या पढ़ना है? इंडिया लेवल पर ल्यूसेंट की जो विविध होती है ना, कि लेपचा जनजाति कहाँ है, भूटिया जनजाति कहाँ रहती है ना, इस तरीके से ये जनजातियों का आपका क्षेत्र याद करना है, वो विविध में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और साथ में वर्ल्ड की ज्योग्राफी में भी आपको जनजातियाँ पढ़नी है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी ल्यूसेंट को उठाओगे तो उसमें भी एक पिंक बॉक्स में ही जनजातियों के बारे में दिया है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में वर्ल्ड में रहती है। ओके, तो जनजातियों को मतलब सबसे ज़्यादा आपको एमपी पे फोकस करना है, बाकी तो एक एक पेज के आपको निपटा लोगे। ओके, जनजातियाँ हो गई। फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक है? अरे यार 1 मिनट। फिर आपको संविधान सभा, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने बोला कि पेन कॉपी लेके बैठना। संविधान सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान सभा से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। संविधान सभा में जैसे पूछ लेता है कि कौन संविधान सभा का पहली बार अध्यक्ष बना, कौन उपाध्यक्ष बने, कौन एंग्लो इंडियन था संविधान सभा का सदस्य, कौन पारसियन समुदाय का था, है ना, कोई मोदी करके थे, वो पारसी समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे संविधान सभा से। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कि कितना बजट का खर्च हुआ संविधान सभा पूरा बनाने में, कितना टाइम लगा, मतलब बहुत डिटेल में जाके संविधान सभा भी पढ़ना है, वो भी निर्माण आईएएस से पढ़ना। और बाकी अगर मेरे पास पीडीएफ होगी तो मैं इसको सेंड करूँगी डेफिनेटली। बाकी आप जहाँ से जैसे भी हो सके साम दाम दंड भेद मिला लगा के एकदम डिटेल में पढ़ना संविधान सभा। तो जनजातियाँ हो गई, संविधान सभा हो गया। अब आता है विविध क्वेश्चन। तो विविध से आराम से 4 से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे और आप कर ले जाओगे अगर विविध अच्छे से पढ़ा होगा। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आगे चल के। ओके, फिर आपको इकोनॉमिक्स के पोर्शन में चले तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई कि वाणिज्यिक बैंक, सेबी हो गया, एसबीआई हो गया, आरबीआई। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को कोई ऐसा टॉपिक बताओ जिनसे क्वेश्चन मतलब 99% है आने की संभावना, तो वो मैं आरबीआई के लिए बोलूँगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारा केंद्रीय बैंक है, वही मतलब भारत के जितने भी वित्तीय बैंक हैं या फिर वाणिज्यिक बैंक है उनका नेतृत्व करता है, प्रबंधन करता है। वही मुद्रा के बारे में मतलब कि मुद्रा का प्रबंधन करता है ना, विनियमन करता है, सारी चीज़ें आरबीआई करता है। और केंद्रीय बैंक है, इसलिए आरबीआई से मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आने की संभावना है और आते रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो नेशनल पार्क अभ्यारण्य पढ़ने हैं, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पढ़ने हैं। अब ये कैसे पढ़ने हैं? 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कम लिखे हैं, मतलब कि अगर नेशनल पार्क से बहुत डिटेलिंग में आ जाए, अगर नेशनल पार्क में ही देखें तो कुछ ऐसे भी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दोनों में तो कुछ ऐसे भी जीव आते हैं, जानवर आते हैं या फिर एनिमल्स आते हैं जो अभी विलुप्त होने की कगार में है, तो उनसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? नेशनल पार्क और अभ्यारण्य दोनों का एमपी का पढ़ो। आप सबसे पहले एमपी का पढ़ो, डिटेल में पढ़ना। कान्हा किसली मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांधवगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कान्हा किसली कौन सी नदी से होकर मतलब किस कौन सी नदी कान्हा से होकर गुजरती है, बांधवगढ़ में कौन सी नदी बहती है, उसके अंदर की डिटेलिंग पढ़ना। कौन सा अभी मादा बाघ है, मादा शेर, जो भी है, मतलब डिटेल में पढ़ोगे तो समझ आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और कब इनका गठन हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ना डिटेल में। और साथ में फिर इंडिया लेवल का पढ़ना, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पढ़ना, कहाँ पे है, कौन सी नदियाँ बहती है, किस क्षेत्र में है, कब इनकी स्थापना हुई, मतलब इंपॉर्टेंट की स्थापना पढ़ना, सारों की नहीं, पर हाँ एमपी वालों की सभी की स्थापना पढ़ने की कोशिश करना, रटने की कोशिश करना। और फिर वर्ल्ड लेवल पे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी एमपी के नेशनल पार्क अभ्यारण्य आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है खनिज। खनिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एमपी बालाघाट, जैसे कि आपको पता है ये मैग्नीज उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शहडोल हो गया कोयले के लिए, है ना, शहडोल सुहागपुर कोयले के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको खनिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी पे तो इंपॉर्टेंट है ही, इंडिया में भी वर्ल्ड में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने बोला फोकस करो एमपी पे भी और इंडिया पे, ठीक है। इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और लेटेस्ट डाटा भी आपको पढ़ने पड़ेंगे कि खनिज में अभी स्टार्टिंग में जैसे कि अभी इस बार कौन सा आया था क्वेश्चन कि कोयले उत्पादन में कौन सा इंडिया का स्थान कौन सा है, तो इंडिया का नहीं एमपी का स्थान कौन सा है, तो 4th था, ठीक है। तो मैंने 4th ही लगा के आया था और बहुत
बहुत लोगों ने अपडेटेड, क्योंकि मैं अपडेट नहीं हो पाई थी तो मैं 4th लगा के आई थी, और वही क्वेश्चन वही आंसर सही माना गया, 4th है ना, आई थिंक, हाँ वही सही माना गया था। तो आप लोगों को ये अपडेट रखना है कि कौन सा प्रदेश, मतलब प्रदेश किस उत्पादन में कौन से नंबर पे है, इंडिया की भी रैंकिंग आपको याद रखनी है। ओके, फिर नदियाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। इसी तरीके एमपी में कौन सा जिला किस नदी के किनारे बसा है ना, ओंकारेश्वर कहाँ पे है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई धार्मिक स्थल, कोई महल, या फिर कोई पर्टिकुलर नेशनल पार्क पूछ लिया किस नदी के किनारे है। तो इस तरीके से आपको एमपी का पढ़ना है, और साथ में क्या पढ़ना है, नदियों की सहायक नदियों के बारे में पूछ लेता है। जैसे लास्ट टाइम 2020 में 21 में कि 20 में नर्मदा की सहायक नदी से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बेतवा से। ऐसे अभी भी इस बार सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी के लिहाज से सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी नदियों की सहायक नदियाँ पढ़ लेना, ठीक है, आराम से। और कौन सी सहायक नदी किस जगह पर मिलती है अपनी जो मातृत्व सहायक नदी से, है ना, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। और इंडिया लेवल की भी आराम से आप क्या पढ़ लोगे, नदियाँ पढ़ लोगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अब पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, और पंचायती राज में सिर्फ पंचायती राज के बारे में डिटेल में तो पढ़ना ही है, और उसके बाद क्या पढ़ना है, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं 243 से 243O, ये हो गया पंचायती राज। और नगरीय प्रशासन के बारे में 243P से 243ZG, है ना, यहाँ तक पढ़ना है। तो आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि आर्टिकल से हर बार क्वेश्चन आए, पेपर उठा के देख लो आप, अभी लास्ट टाइम चाहे 20 में चाहे 21 में। और पंचायती राज से वैसे भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो इसके बाद यूनिट 10 में क्या है, 15 संवैधानिक आयोग है। इनमें सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर मेरे से फिर भी कोई पूछे कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो निर्वाचन आयोग दोनों एमपी का भी और इंडिया का भी, यूपीएससी और एमपीपीएससी पढ़ लेना, ये दोनों संस्थाएं पढ़ लेना, और साथ में कैग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि 15 के 15 है, आपके 15-20 घंटे में आराम से हो जाएंगे, तो इंपॉर्टेंटली इनको पूरे पढ़ना विद ऑब्जेक्टिव जरूर इनके लगाना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। फिर अगर यूनिट 9 में चले तो इंटरनेट करके एक टॉपिक दिया हुआ है, किसी भी बुक में, निर्माण आईएएस से मैंने पढ़ा है, आप किसी भी बुक में पढ़ोगे तो अच्छे से, निर्माण आईएएस से मैंने पढ़ा है, और कबीर पब्लिकेशन के इनके ऑब्जेक्टिव लगाए थे, ठीक है। तो आप इंटरनेट पढ़ लेना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की दुनिया में ये जो साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, तो इसलिए आपको इनको पढ़ना है, और इनसे क्वेश्चन आते हैं। रोबोटिक्स पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिकी। वैसे तो मैं बोलूँगी ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ना, जैसे 10 हो गया, यूनिट 9 हो गया, यूनिट 7 हो गया, आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे टॉपिक पढ़ना है। फिर भी जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि नहीं आपको मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो मैं वो लेके आई हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 7-8 टॉपिक आपको यूनिट 9 में बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद यूनिट 7 की बात करें तो जैव विविधता, यूनिट 7 में कौन सा, जैव विविधता। ओके, एक मिनट, तो जैव विविधता बहुत अच्छे से पढ़ना, आता ही आता क्वेश्चन। और पारिस्थितिकी तंत्र, इस बार संक्रमण क्षेत्र पूछा था, इकोटोन करके आता है, उसका आंसर था, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ये छोटे छोटे टॉपिक है, और इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 1-2, तो फिर पढ़ लो आप 1 घंटे 1.5 घंटे देके, वो क्वेश्चन तो कम से कम आपका फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये आएगा तो मैं कर ले जाऊँगी, ठीक है। थोड़ा सर्दी जुकाम है, पता नहीं मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम है, तो सुबह सुबह हो जाती है, तो मैनेज करते चलना। फिर आपको क्या पढ़ना है, मानव शरीर संरचना। अब मानव शरीर संरचना में क्या पढ़ना है, तो देखो मानव शरीर संरचना में क्या पढ़ना है, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसके 5 चरण होते हैं, पता ही होगा, ल्यूसेंट से भी पढ़ लोगे और उसके ऑब्जेक्टिव लगा लोगे, काम चल जाएगा। तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मस्तिका होती है, मेरुरज्जु होती है, मस्तिका के सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, सेरिबेलियम, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है डिटेल में। तंत्रिका तंत्र हो गया, और फिर उसके बाद तंत्रिका तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त होता है, हृदय होता है ना, इस तरीके से 7-8 तंत्र हैं, कंकाल तंत्र, तो कम से कम 7-8 तंत्र हैं, उनमें से आपको रक्त परिसंचरण तंत्र जरूर पढ़ना है, और तंत्रिका तंत्र जरूर पढ़ना है, और कौन सा मैंने बोला पहले, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 3 जरूर पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम हो, अभी टाइम पर्याप्त है, 1 महीने से ज़्यादा है, 1 महीने 1 हफ्ते है लगभग, तो आपको सारे के सारे तंत्रिका तंत्र यानी मानव शरीर संरचना पढ़ने हैं, और उनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे चले अगर तो स्वास्थ्य योजनाएं, जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं, लेटेस्ट वाली भी और लास्ट के ईयर्स की भी, चाहे वो एमपी में हो चाहे वो इंडिया लेवल की हो, तो आपको पढ़ना है स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं और जितनी भी कल्याणकारी संस्थाएं और नीतियां, ठीक है। फिर प्रदूषण के बारे में पढ़ना है कि किस प्रदूषण से क्या रोग हो सकता है, किस टाइप के प्रदूषण, जैसे धात्विक प्रदूषण होता है, कैडमियम से कैसे रोग होते हैं, पारा से मिनी मात्रा रोग हो जाता है ना, इसी तरीके से लेड से कोई रोग हो जाता है, और बाकी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ना है और उसकी ऑब्जेक्टिव लगानी है, ठीक है। अब ये टॉपिक अलग से आ गया एमपी की
परियोजनाएं, एमपी की परियोजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमपी की परियोजनाएं चाहे विद्युत परियोजना चाहे सिंचाई परियोजना हो, है ना, तो इनको पढ़ना है। जैसे पहली ताप विद्युत परियोजना कौन सी थी? चांदनी विद्युत परियोजना, है ना, चांदनी करके थी। इस तरीके से आपको पहली परियोजना और कौन सी परियोजना सभी लेटेस्ट में बनी है, कहाँ पे उनका उद्घाटन हुआ, किसने किया, किस परियोजना के लिए कितने मतलब मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, किस नदी के किनारे है ना, ये सारी चीज़ें डिटेलिंग में पढ़नी है। विद्युत परियोजना भी, सिंचाई परियोजना भी। फिर और कृषि, अभी यूनिट 1 बताना, थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन सारी चीज़ें मैं डिटेल से बता रही हूँ। कृषि पढ़नी है। कृषि में सबसे पहले तो एमपी का और उनका आपका उत्पादन पढ़ना है, किस उत्पादन में कौन सा स्थान है, किसका स्थान है, क्योंकि लास्ट टाइम खनिज से आया तो इस बार क्या पता कृषि से आ जाए। कृषि के संस्थान पढ़ने हैं एमपी में भी, इंडियन लेवल पे भी। इंडियन लेवल पे संस्थान आप विविध से पढ़ लोगे, ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड में भी आपको कृषि से संबंधित, जैसे इस बार आया था अमेरिका का कोई ऐसे कृषि क्षेत्र दिया था और पूछा था किस देश से संबंधित है, तो वो शायद उत्तरी अमेरिका उसका आंसर था। तो इसलिए आपको वर्ल्ड लेवल पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो है ही सिलेबस में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो एमपी के यूनिट 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको स्थल पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थल में जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताती चलती हूँ, पुरातात्विक में आदमगढ़, भीमबेटका, नावदा टोली, इस तरीके के आपको पुरातात्विक स्थल पढ़ने हैं, ठीक है। पूरे स्थल पढ़ने अच्छे से। अभिलेख पढ़ने हैं, जैसे कि बहुत ही डीप में मंदसौर अभिलेख हो गया, तुमैन अभिलेख हो गया, है ना। इस तरीके से जो भी अभिलेख है एमपी की बात कर रही हूँ यूनिट 1 के लिए, वो पढ़ने हैं। पुरातात्विक स्थल पढ़ने हैं। फिर मौर्य वंश बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, गुप्त वंश, पाषाण काल बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वंशावलियाँ। जैसे ये वंश 5 में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेंस में भी हैं। कौन कौन से हैं वंश, कौन कौन से हैं? 5 तो है होलकर, सिंधिया, गोंडवाना, भोपाल और रीवा रियासत, ठीक है। ये रियासत है, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि ये मेंस में भी है तो इनसे क्वेश्चन पूरे आने की संभावना है। साथ में चंदेल वंश, हर वर्ष देखा गया कि एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो चंदेल वंश आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है? वंशावली में इनके संस्थापक कौन है, इनकी राजधानी क्या है, इनका पुराना नाम क्या है, महत्वपूर्ण कोई घटना है, ये सब जो मैं बता रही हूँ आप नोट करते जाना। इन टॉपिक्स को अगर आप क्लियर करते जाओगे, एक तरीके से अपना पूरा अच्छे से इसमें कमांड करते जाओगे, तो आप बहुत आगे हो जाओगे, औरों से बहुत आगे। आप इतना करके देखो एक हफ्ते ही, तो आप इसके बाद टेस्ट सीरीज में अपने नंबर देखना, ठीक है। अब 1857 की क्रांति की बात करें तो विद्रोही और स्थल पढ़ना है। अच्छी तरीके से अन्य सत्याग्रह में झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ, किस तिथि को हुआ, कौन नेतृत्व करता था, इसमें क्या महत्वपूर्ण घटना हुई। इसी तरीके से जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट, चरण पादुका जो एमपी का छतरपुर में वो, और सोहावल सत्याग्रह, ठीक है। ये 5-6 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लस 1857 की क्रांति जरूर पढ़ना आता है कि कौन सा विद्रोही किस स्थल से लड़ा था, ठीक है। जैसे कि रमजान जो था वो रमजान से कैसे करके था, कोई सागर से था, शहादत खां इंदौर से थे। इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कलाओं की बात करें तो सबसे पहले तो आपको जनजातियों के नृत्य की कौन सी जनजाति कौन सी से, रीना नृत्य, इसको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। और ये कर्मा नृत्य को नृत्यों का राजा कहा जाता है। गोंड जनजाति करती है कर्मा को, ठीक है। रीना नृत्य भी गोंड जनजाति करती है, ठीक है। इस तरीके से आपको जनजातियों के नृत्य और जनजातियों के त्योहार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साथ में जितने भी नृत्य हैं अपने एमपी के, चाहे मालवा क्षेत्र को, चाहे निमाड़, चाहे बघेलखंड, चाहे बुंदेलखंड, जितने भी गायन हैं, लोकगीत हैं, जितने भी नाट्य हैं, ये सब आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि जनजातियों में क्या पढ़ना है, उनकी उपजातियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है। अगर अच्छे से पढ़ लिया तो मे भी इस बार भी आ जाए और एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाए। उनकी प्रथाओं में मैंने एग्जांपल के लिए बताया सिडौली प्रथा, ये किसकी है? बैतूल में होती है, कोरकू जनजाति की सिडौली प्रथा। इसमें क्या होता है कि जनजातियों को मरने के बाद उनको दफनाया जाता है और वहाँ पे एक, जैसे कि दक्षिण काल में होता था ना कि पत्थर वहाँ पे किसी के मरने के बाद उनको दफना दिया जाता था, तो उनके सम्मान में किसी पत्थर को वहाँ पे गाड़ दिया जाता था। इसी तरीके से यहाँ पे सिडौली प्रथा होती थी। फिर इधर भील जनजातियों की भी बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भील, क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति एमपी की। फिर उसके बाद गोंड जनजाति, और 3 जो पिछड़ी जनजातियाँ पता ही होगा, भारिया है और बैगा है, और कौन सी है एक सहारिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि जनजातियाँ आपको सभी कुछ पढ़ना है, लेकिन उनमें से अगर इंपॉर्टेंट आप पूछो मुझसे तो मैं बोलूँगी भील पढ़ लो, गोंड पढ़ लो, और 3 पिछड़ी जनजातियाँ पढ़ लो, और उनकी प्रथाएं पढ़ लो, उनकी उपजातियाँ पढ़ लो। बाकी जो डिटेल में पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है। फिर एमपी के मेले मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, संस्थान पढ़ने हैं। संस्थान एमपी में जैसे कि चाहे वो शिक्षा से संबंधित कोई संस्थान है, और योजनाएं पढ़ लो आप उनकी अच्छे से, ठीक है। चाहे वो चिकित्सा से संबंधित संस्थान है, कोई भी संस्थान, चाहे वो उत्सव से संबंधित संस्थान है ना, जैसे मालवा उत्सव कहाँ होता है, और कालिदास अकादमी कहाँ है, तुलसी संस्थान कहाँ है। इस तरीके से आपको जरूरी क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये एक विविध हो गया, एमपी का विविध समझ के चलो। उत्सव कहाँ होते हैं ना, किस तरीके से होते हैं। पर्यटन स्थल आपको पढ़ना है। पर्यटन स्थल में भी जो 3 विरासत है एमपी की, जो विश्व विरासत स्थल है, जैसे खजुराहो हो गया, सांची हो गया, और एक भीमबेटका, इनको तो एकदम डिटेल में पढ़ना है। बाकी भी आपको पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल हो गया, प्राकृतिक पर्यटन स्थल हो गया, पचमढ़ी हो गया, धार्मिक में खजुराहो हो गया, ग्वालियर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना है ना। फिर गुफाएं पढ़ने हैं, कौन सी गुफा कहाँ है, उस गुफा में कौन से नंबर की गुफा में, जैसे वराह अवतार कौन सी गुफा में है, गुफा नंबर 5 में है, मतलब उदयगिरी गुफा में, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट मैं बताती चल रही हूँ। मंदिर इंपॉर्टेंट पढ़ना है। फिर जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ना है, वो करंट से। जनजातीय व्यक्तित्व में ये देखा होगा आपने कि जो अभी करंट अफेयर्स के लिए मैं बताऊँगी क्या करना, उनमें 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ना है, लेटेस्ट में अभी जो इंपॉर्टेंट कोई ऐसे कोई जनजातीय व्यक्तित्व उभरा हो उसके बारे में जरूर पढ़ना है। साथ में आपको लास्ट ईयर के 1857 की क्रांति में किसी ने योगदान दिया हो जो जनजातीय व्यक्तित्व का हो, वो जरूर पढ़ना है, ब्रिटिश काल में, ठीक है। फिर उसके बाद स्किप क्या करना, अगर कोई मुझसे कि मेरे पास टाइम नहीं है और स्किप कर दूं मैं यूनिट 1 में, तो साहित्यकार और साहित्य आप स्किप कर सकते हो, लेकिन समाचार पत्र उनके संपादक से क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम भी, आप उनको जरूर पढ़ लेना कि कौन से समाचार पत्र का संपादक कौन रहा है और कहाँ से वो प्रकाशित होती थी, तो ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एक मिनट, देखो यूनिट 2 की बात करें तो वैदिक सभ्यता अच्छे से पढ़ लेना, हड़प्पा अच्छे से पढ़ लेना। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ, बहुत डिटेल में मैं जा रही थी, लेकिन मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि शायद वीडियो लंबी हो रही है। अगर आपको और कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना। बुद्ध और जैन पढ़ना है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश और इनकी प्रशासनिक शब्दावली जरूर पढ़ना, और जो MP से संबंधित हो वो और ज़्यादा पढ़ लेना। चोल पल्लव पढ़ लेना अच्छे से, बाबर, अकबर, तुगलक, औरंगजेब और इनकी जो मध्यकाल में जो प्रशासनिक शब्दावली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा ध्यान रखना कि घटना चक्र से आप कर लेना, जो मध्यकालीन जो बुक्स हैं वो घटना चक्र से कर लेना, सॉल्यूशन तो जरूर करना। बुक्स और प्रशासनिक पद या फिर संस्था ये जरूर पढ़ लेना मध्यकाल के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि जो बॉक्स होते हैं, रेड बॉक्स होते हैं किसके, ल्यूशन के, जो पिंक बॉक्स होते हैं उनको जरूर अच्छे से पढ़ना। और अब सुनो एक लास्ट बात, तो देखो ये विविध के कुछ टॉपिक है, जो जिस टॉपिक के नीचे मैंने पिंक लाइन ड्रॉ की है वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं विविध में। मैं ये कहूँगी कि आपको पूरा विविध निपटाना है, 10 से 15 पेज का है। आराम से अगर 1-1 घंटे दोगे तो एक हफ्ते में आपका निपट जाएगा, और अगर एक ही दिन में अगर देना चाहते हो तो 8-10 घंटे दोगे, निपट जाएगा, फिर उसका रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, ये जॉब करती हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं ये टॉपिक दे रही हूँ, इनको आपको जरूर निपटाना है। कि सर्वाधिक बड़ा, सबसे लंबा, ऊंचा भारत में और वर्ल्ड पे, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र हैं और उनके जो विश्व जैसे संगठन है, चाहे वो WTO हो, यूनेस्को हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो संस्थाएं हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उनकी स्थापना कितनी हुई, कितने देश हैं, भारत उनका देश है कि नहीं, कब भारत उनका देश बना, और उनके जो लेटेस्ट हेड है वो आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है और आ सकता है इस बार भी, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, जैसे विश्व के प्रमुख संगठन के मुख्यालय हो गया, फिर इसी तरीके से आपके समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक, जैसे एक बार मक्का का ही तो आया था, किसी का तो आया था, मोटा अनाज का दशक आया था, तो आप वो पढ़ लेना। अभी लेटेस्ट की ल्यूशन की बुक से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस और उनकी थीम पढ़ना, लेटेस्ट में करंट अफेयर्स के लिए। फिर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ना अच्छे से, भारत की विश्व विरासत स्थल पढ़ना कहाँ पे है, भारत की प्रतिरक्षा तंत्र पूरा पढ़ना। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, राज्यों की स्थापना दिवस, जैसे 1 नवंबर को MP का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार आया था कि लखनऊ में कौन सा है, ड्रग्स करके कुछ आया था, वो लखनऊ में था, वो आप ल्यूशन की विविध में पढ़ते तो आपका सही हो जाता। फिर भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, उनके वादक पढ़ना है, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य पढ़ने हैं, प्रमुख पुरस्कार व सम्मान पढ़ने हैं, लेटेस्ट वाले राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ने हैं। और जैसे एक बार ये आया था, आपको याद होगा 2020 में कि भारत रत्न दिया हुआ था और अर्जुन पुरस्कार, मतलब कुछ ऐसे 4 पुरस्कार दिए हुए थे। कब उनकी स्थापना मतलब की गई थी ये दिया गया था, और क्रम से सजाने को दिया गया था। अगर आप उनको ल्यूशन की विविध पढ़ते तो आराम से आपका हो जाता, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, ये सारी चीज़ें, लेखक हो गया, उनकी पुस्तकें हो गई, मतलब ल्यूशन का विविध मैं यही कहूँगी कि पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते इतने टॉपिक जरूर करना। साथ में आपको खेल कूद वाला पोर्शन जरूर करना है, ठीक है। ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट के साथ पढ़ना, 2023 के अपडेट्सन के साथ पढ़ना है कि अभी किसको मिला, और ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुई, ओलंपिक खेल में मसाल पहली बार किसने, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कौन पहली बार जीता था, MP इंडिया में कौन पहली बार जीता, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक से जरूर आता है। ओलंपिक का इतिहास भी पढ़ना है और अभी भी लेटेस्ट के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, क्या ओलंपिक का इतिहास भी पढ़ना है कि पहली बार इंडिया से कौन ओलंपिक जीता था, कौन स्वर्ण लेके आया था पहली बार कौन ब्रॉन्ज मिला था किसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में। फिर राष्ट्रमंडल खेल भी पढ़ना है, इसी तरीके से एशियाई खेल भी पढ़ना है। 1951 में पहली बार दिल्ली में हुआ, तो उसमें पहली बार कौन जीता, कहाँ से जीता, और अभी लेटेस्ट का पढ़ लेना। फिर खेल उनसे संबंधित जानकारी, वो पूरा जितना ल्यूशन में दिया है, कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब ये खेल वाला पूरा आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो करंट अफेयर्स के लिए टाइम कम है, तो देखो करंट अफेयर्स के लिए भी मैं बताने वाली थी, लेकिन किसी और दिन वीडियो लेके आऊँ क्योंकि लंबी हो गई है वीडियो बहुत ज़्यादा। और आप लोग कमेंट करके बताया करो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब मैंने बोलना ही बंद कर दिया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है आप लोगों से। बस एक ही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों का जरूर प्रीलिम्स में हो जाएगा, और जिस दिन होगा आप लोग आके बोल दोगे कि हाँ दीदी मेरा हो गया है, बस, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।